स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीवी तिवारी एनसीईआरटी की आर्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11th की एनसीईआरटी के बारे में देखेंगे और इस एनसीईआरटी की पहले विषय सूची देख लेते हैं दोस्तों। कि शुरू है आपकी जो मेन थी और एनसीईआरटी की क्लास का जो है 11th में है। 11th की क्लास है और 11th की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी आर्ट की है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले अध्याय पर चलते हैं। ये पहला अध्याय है और यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जो है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अगर आगे बढ़ते हुए चलें तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखेगा जो कि वह है आपका प्रागैतिहासिक शैल चित्रण है और प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो है तो अगर देखें तो यहाँ पर जो है गिलगित, श्रीनगर और ऐसे जो है चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। शिमला पाकिस्तान इधर है, ये पहले से देख ली। कारगिल लेह है, चंडीगढ़ अल्मोड़ा, यमुना नदी, चंबल नदी। ये कुल मिलाकर ये है कि ये सभी जो है चित्रकारी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको देख सकते हैं ये सभी चित्रकारी के ग्वालियर है, मानपुर है भोपाल है, सागर है। ये सभी जितने भी यहाँ पर दिए हैं नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र, नक्काशी वाले क्षेत्र राज्यों की राजधानी महत्वपूर्ण। तो ये हम लोग जान रहे हैं। बेल्लारी वगैरह क्षेत्र भी है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रागैतिहासिक शैल चित्र के बारे में देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रण के बारे में अगर देखें तो यहाँ से जो है यह अध्याय शुरू हो जाता है। जो है तो अगर देखें तो यहाँ से अध्याय यह शुरू हो जाता है और इस अध्याय के बारे में अगर देखें तो अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है उसे प्राक इतिहास प्री हिस्टोरिक कहते हैं। जो है जिसके बारे में ना तो कोई साक्ष्य उपलब्ध है और ना ही लिखित दस्तावेज उपलब्ध है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम प्राक इतिहास या प्री हिस्टोरिक काल के नाम से जानते हैं, कहा जाता है। पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय ना तो कागज था, ना ही कोई भाषा या ना लिखित शब्द। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य कैसे रहता होगा यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बन रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा यानी कि जो आज की आवश्यकताएं हैं उस समय भी थीं। भोजन, पानी और कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगीं तो वे अपने विचारों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। अर्थात जब उनकी आवश्यकताएं पूरी हुई रहने, खाने और सोने की, तब वो जो है अपने मानसिक विचारों को व्यक्त करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर रेखा चित्र बनाना शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्तिचित्र बनाए। अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए यह चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग यानी कि पेलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। देखिए ये जो आपका चित्र देखा जा रहा है यह चित्र आपको एक्सरे शैली में मिलता है। किस शैली में? जो है तो एक्सरे शैली में यह चित्र आपको मिलता है। एक्सरे शैली, इसी को एक्सरे शैली कहते हैं जब उनकी हड्डियों को दिखाया जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारी दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग लोअर पेलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या
कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पाषाण काल अपर पेलियोलिथिक तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी जो है। दुनिया में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां बनाते थे। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं उनमें उत्तर पुरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं जो है। दोस्तों मैंने आपको जब पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि पुरा पाषाण काल यानी कि पाषाण काल भी 3 स्तरों में है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसी से पुरा पाषाण काल के भी 3 थे जो है, उसमें भी जो है पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल और उत्तर पूर्व पुरा पाषाण काल था जो है। तो इसी रूप में उत्तर पूर्व पुरा पाषाण काल के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 में पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्टामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। अब यहाँ पर एक चीज़ जानना है कि अल्टामीरा की खोज कब हुई थी। तो मारिया साल्तोला ने जो है अगर देखें तो 1889 में जो है इसकी खोज किया था जो है। 1879 में इसकी खोज की थी जो है मारिया अंतोला ने। काकवर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। शिलाचित्र प्रागैतिहासिक काल में और कोई माध्यम न होने के कारण जो पत्थर की शिलाएं होती थी, चट्टान होती थी, उन्हीं को जो है आप ग्राउंड बनाकर उसी पर चित्र बनाए जाते थे। बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बरछेनिया मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुआल नदी के किनारे स्थित लखुडियार। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, सुआल नदी के किनारे लखुडियार है और लखुनिया, दोनों में अंतर पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। लखुनिया जो है लखनिया, यह है लखुनिया जो है यह मिर्ज़ापुर में है, जबकि यह सुआल नदी जो है यह कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं, अर्थात यहाँ 1 लाख गुफाएं हैं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो जो यहाँ पर पाए जाने वाले हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थुथुन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय रहे हैं। अब इसे उत्तराखंड के प्रमुख विषयों में अगर देखें तो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। सफ़ेद, काले और लाल 3 रंगों में यहाँ पर मिलते हैं। सफ़ेद हैं और काले भी हैं और लाल में मिले हैं। इनके मनुष्यों के छड़ी जैसे रूपों में दिखाया गया, यानी कि एक छड़ी रूपों में ऐसे दिखाया गया है जो है, छड़ी रूपों में दिखाया गया। पशु चित्रों में एक लंबे थुथुन वाला जानवर, लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है जिसमें मानव आकृतियों को हाथ जोड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग से चित्र बनाए गए हैं, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। तो काले रंग यानी कि खड़िया वगैरह से बनाए जाते थे जो है, मिलने वाले कोयले से, फिर लकड़ी के जमे हुए कोयले से बनाया, या फिर उनके बाद खड़िया से बनाए, गेरू से बनाए होंगे, फिर उन पर जो है बाद में सफ़ेद जो है चाक से बनाए गए हुए होंगे जो है। कश्मीर से ये देख सकते हैं जो है पहले काले रंग से, फिर लाल रंग से
जो है फिर उसके बाद सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। तो ये चित्रण के विविध रूप हैं, जहाँ पर आपको लहरदार लकीरें हैं। लखुडियार उत्तराखंड का है। हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग लखुडियार से प्राप्त हुए हैं जो है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लखुडियार जो है से भी काफ़ी चित्र मिले हैं। लखुडियार यानी कि यहाँ से लोगों को मिले हुए हैं। और ये लखुडियार लहरदार लकीरें जो है लखुडियार से प्रमुख है जो है। 2 शिलापीठ मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानों से ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिए। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिनमें 3 स्थान अर्थात कुप्पगल्लू यह भी आंध्र प्रदेश के हैं। 3 स्थान जो है आंध्रा के हैं। कुप्पगल्लू, पिक्कलीहल जैसा कि मैंने आप लोगों को लिखाया है, और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध हैं। यह 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परिवर्ती ऐतिहासिक काल के, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि हैं। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कपगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कमोद्वीप पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश की विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। तो देख सकते हैं गुफा द्वार भीमबेटका का है। यह गुफा द्वार है और यहाँ से भी मिलते हैं, आपके चित्र मिलते हैं। परंतु सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश की विंध्याचल और श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। वहाँ ऐसे जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। अब देखिए भीमबेटका किसमें जो है, विंध्याचल पहाड़ी में यहाँ पर दिया जा रहा है जो है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, कहीं कहीं अगर ना हो तो उसको लगाया जा सकता है जो है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 800 शैलाश्रय यानी शेल्टर हैं जो है। तो देखिए 800 शैलाश्रय यहाँ पर मिलते हैं, शेल्टर हैं। अगर मान लीजिए मिलता है तो हम लोग 800 तो लगाते ही हैं, लेकिन इनमें चित्र जो है मौजूद है। इनमें 500 शैलाश्रयों पर चित्र मौजूद है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग 600 मानते हैं और जो है और 675 पर जो है चित्र मिले प्राप्त होते हैं जो है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1958 में बी.ए. बाकनकर द्वारा किए डॉक्टर जो है विष्णुधर बाकनकर द्वारा बी.डी. बाकनकर द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानों ने उनका अनुसरण किया। बाकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि भीमबेटका की गुफाओं में खोज किसने किया था, तो विष्णुधर बाकनकर ने यह खोज किया था 1958 में जो है। जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करते, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है अब देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर जो है ये हाथी पर बैठा हुआ जो है ये शिकार करने के लिए जो है आकर्षित कर रहा है, हाथियों का शिकार
करने के लिए। तो यहाँ पर पहला काल है उत्तर पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा है ताम्र युग। इन 3 कलावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कलावधियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ हम पहले तीनों कालों का ही विवेचन करेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो है उत्तर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो है निम्न पाषाण काल या उत्तर नवपाषाण काल आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर पुरा पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियाँ हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन यानी कि वास पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के, लाल चित्र शिकारियों के हैं। अब देखिए, जो चित्र हरे हैं बनाए गए हैं वो नर्तकों को जो है यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि को दिखाते हैं, और जो लाल चित्र हैं वो शिकारियों के दिखाए गए हैं। मध्य पाषाण युग जो है मेसोलिथिक पीरियड जो है, दूसरी कला अवधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया है। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर जो पहले शिकार करते थे उसकी अपेक्षा यहाँ पर समूह बनाकर शिकार करने लगे, दिखाया गया है। आगे देखते हैं, कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल फंदे लेकर या गड्ढा आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों से सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है, तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें मनुष्य के रूप में जानवर ही उकेरे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है मनुष्य जानवर के प्रति प्यार जो है, ये चीज़ जो दिखाया गया सौहार्द, ये पशुपालन का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित करके दिखाया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक विशाल घोड़े का चित्र आपको सफ़ेद पृष्ठभूमि में दिख रहा है जो है, तो ये दिख रहा है जो है। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण से प्रस्तुत किया गया। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया। इन चित्रों में बूढ़े जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया। बच्चों को दौड़ते, भागते, चलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे चित्र भी हैं जिन्हें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठे करते हुए स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलेश्वरों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं। कुछ में अंगुलियों के सिरों के बने निशान भी दिखाई देते हैं। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। सफ़ेद और लाल ये अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग जो है यह हिरमिची, जिसे गेरू भी कहा जाता है, से बनाया जाता है। हरा रंग जो है यह कैल्सोडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था। ये हरा रंग जो है ये
कैल्सेडोनी नामक पत्थर से बनाया जाता था, जो कि खासकर जो है यह पत्थर होता था जो कि एक स्थानीय पत्थर था, उससे पीस कर बनाया जाता था कैल्सेडोनी नामक पत्थर से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हरा रंग कैसे बनाया जाए। ग्लेवेनाइट जो है पत्थर होता था, इसी को कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे किसी जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकला गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उसे पेड़ की पतली टहनियों को कूच कर टहनियों से बने ब्रश, अब देखिए यहाँ पर जो ब्रश बनाए जाते थे वह पेड़ की पतली टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार हैं। यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, इनके साथ रंगों की रासायनिक क्रिया इन्हें अस्थायी बना दिया था। यानी कि जो ऑक्साइड मौजूद होती है चट्टानों की सतह पर, उनसे रंगों को मिलने के कारण ये फिक्सेटिव हो गए और ये काफ़ी दिनों तक बने रहे। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए हैं। कुछ चित्रों ऐसी गुफाओं या शैलाश्रों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों व विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि के भी कम होने के कारण चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्ष दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को तो यहाँ पर जो है शिकार का दृश्य है और मध्यपाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता से पाए जाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। नृत्य का दर्शन देख सकते हैं कि कैसे एक दृश्य में एक दूसरे के हाथ पकड़ नृत्य करती हुई आकृतियाँ दिखाई गई हैं। वस्तुतः एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुड़ियार के पास से भी मिला है। अब देखिए ये नृत्य का दृश्य है, उत्तराखंड के लखुड़ियार से भी पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नृत्य का जो है यह दृश्य जो है ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो है। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर पड़े हैं। एक दृश्य में जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए दिखाया। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। जन्म, मृत्यु, वयस्कता प्राप्ति और विवाह आज के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित करते हैं। वे शिकार हित जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं। उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते हैं। पीड़ा से तड़पते हुए शिकारियों को खुशी से उनके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्य में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रकला का स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर दिए नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें हैं, यानी 20 परतें तक हैं, जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को 20 परतें तक है, जो
इसका कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोग भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में यह चित्र बनाए हों। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों में हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथा उन सब में अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया। अभ्यास के लिए देख सकते हैं कि चयन या चुनाव किस प्रकार, चित्रों के लिए विषयों का चुनाव किस प्रकार करते थे, गुफा चित्रों में मानव आकृतियों की अपेक्षा जानवरों की आकृतियाँ अधिक होने के क्या कारण रहे होंगे। तो ये सभी जो है जहाँ पर आपके देख सकते हैं। तो यहाँ पर तरह की जो है, तो आज हम लोगों ने दोस्तों देखा वह आपका अध्याय 1 था जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में हम लोगों ने आज देखा। तो आज सिर्फ यह विषय सारणी और है, यह NCERT 11 की है। तो कई ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने देखे जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में लोग। तो आज की क्लास को यहीं पर रुकते हैं। कल हम लोग जो है आगे की क्लास देखेंगे NCERT के बारे में। तो NCERT भी ज़रूरी है। मैंने आपको जो बैच लेना चाहता है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है NCERT के नोट्स भी और संपूर्ण नोट्स से कला के रूप में जुड़ सकते हैं। आपके लिए जुड़ सकते हैं। आपको जो है 870-756-0044 पर आप कॉल कर सकते हैं जो है, और कॉल करके आप जो है बैच से जुड़ सकते हैं जो है। तो बैच से भी आप जुड़ सकते हैं और बेहतरीन जो है एकदम बिल्कुल मिनिमम प्राइस आपके लिए है 999 रखी गई है जो है। आपकी मेन प्राइस यही है और इस पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो कला का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट का बैच है, यह आर्ट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फ़ीस 999 है जो है। तो आप यहाँ पर इसे परचेज कर सकते हैं। जो है आप इसे कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप कॉल कर सकते हैं 94-52-315-860 ये भी है। इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। जुड़कर आप जो है यहाँ से बैच को ले सकते हैं या फिर कॉल कर लीजिए। आप कॉल कर सकते हैं और जो है कॉल करके अपना बैच परचेज कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए और आगे रहिए जो है। चलिए धन्यवाद।